Hello, dear student of class 10. Today we will read accommodation in Belgium from the chapter power sharing from your civic books, political science books. So accommodation in Belgium. So इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा श्रीलंका के गवर्नमेंट ने किस तरीके से मैनेज किया। तो जब श्रीलंका के गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो जिस प्रकार से वो देश को गवर्न करता है, रूल करता है, ठीक है, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर सिविल वॉर हो जाते हैं, देश के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, तो देश में वायलेंस, अशांति, है ना, देश का यूनिटी सब खराब हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो भी सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, स्ट्रेन पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसकी वजह से सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ जाते। कहीं लोग मारा जाता है, कहीं लोग बेघर हो जाता है, कहीं लोगों को शरणार्थी बनना पड़ता है। तो अब हम लोग बेल्जियम का भी वैसा ही कहानी है, क्योंकि बेल्जियम में भी अगर देखा जाए तो इतनी कंपोजिशन डिफरेंट है, डिफरेंट जाति के लोग, डिफरेंट समुदाय के लोग वहाँ पर भी रहते हैं। डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी भी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में है लोग। तो अब बेल्जियम की गवर्नमेंट या बेल्जियम में किस तरीके से इसको एकमोडेट करते हैं, इसका यानी कि जो बेल्जियम है ना, उसका यूनिटी, पीस, है ना, को बहाल रखने के लिए किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं बेल्जियम में। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। सो एकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो बेल्जियम के जो लोग हैं उनको बेल्जियन कहा जाता है। तो बेल्जियम का जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने क्या किया, उन लीडरों ने क्या किया, अलग अलग रास्ता अपनाया, अलग तौर तरीका अपनाया। तो जो देश के अंदर, बेल्जियम देश के अंदर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, जो परंपरा, सांस्कृतिक या भाषिक जो विभिन्नताएं हैं, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको जाना। बट श्रीलंका में अगर श्रीलंका के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर क्या किया, सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला कम्युनिटी का मेजोरिटी था, ज़्यादातर लोग सिन्हाला मेजोरिटी था उस देश में, श्रीलंका में। तो सिन्हाला गवर्नमेंट बनाया और जो भी कार्य हुआ गवर्नमेंट की तरफ से वो सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में हुआ, हित में हुआ। तो जो माइनॉरिटी था उनकी हित में नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से श्रीलंका में डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट, नॉन वायलेंस, है ना, सिविल वॉर होता है। बट बेल्जियन लीडर्स ने ऐसा होने नहीं दिया बेल्जियम में। तो इसके लिए क्या किया, देखिए, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। तो 1970 साल से लेकर 1993 साल, है ना, 1970 साल और 1993 साल, यानी कि 1970 से 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसको 4 बार अमेंड किया गया, यानी कि संशोधित किया गया, यानी कि संशोधन किया गया, सुधारा गया, ताकि देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का लोग हैं, वो लोग एक साथ में देश के अंदर सब लोग रह सके, ठीक है, मिलजुल कर रह सके। तो वैसा लॉज वगैरह बनाया गया। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो जो व्यवस्था बेल्जियम में किया गया, जिसके ऊपर कार्य किया गया, व्यवस्थित किया गया,
तो वो बाकी देश वर्ल्ड के बाकी देशों से अलग था और बहुत ही नवीन भी था, यानी कि इनोवेटिव भी थे, नया सोच है ना, नवीनता उसमें था, यानी कि मॉडर्न अरेंजमेंट था, आधुनिक व्यवस्था था। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो यहाँ पर अब कुछ क्या है, बेल्जियन मॉडल का कुछ तत्व है, यानी कि जो बेल्जियम का जो प्रतिरूप बनाया गया था, आदर्श है ना, जिसको फॉलो किया गया, जिसकी वजह से बेल्जियम में जो जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो टुगेदर है ना, यूनाइटेड होकर रह सके। ठीक है, तो देखिए वो तत्व क्या है, वो एलिमेंट्स क्या है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। तो बेल्जियम का संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित किया, यानी कि प्रिस्क्राइब किया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार में डच स्पीकिंग कम्युनिटी का और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का मिनिस्टर्स क्या होगा, इक्वल होगा। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो कुछ खास नियम वगैरह का जरूरत होता था, दोनों ही, यानी कि प्रत्येक लिंग्विस्टिक ग्रुप, प्रत्येक भाषिक समुदाय के मेंबर्स के मेजोरिटी का सपोर्ट का जरूरत होता था। तो मेजोरिटी के लिए, ठीक है, जब मेजोरिटी का सपोर्ट मिलता था किसी भी मेंबर्स को, किसी भी सदस्य को, कोई भी, चाहे कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप का हो, कोई भी भाषिक समूह को हो, चाहे वो डच स्पीकिंग ग्रुप का हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप का हो, उनके लिए कुछ खास लॉज बनाया गया था। ठीक है, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। तो कोई भी एक समुदाय कोई भी डिसीजन अपने से नहीं ले सकता था, यानी कि यूनिलैटरली अकेले नहीं ले सकता था कोई भी निर्णय। तो जब भी वहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो बेल्जियम में, तो उसमें दोनों ही, यानी कि प्रत्येक लिंग्विस्टिक ग्रुप का क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। तो कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं बना सकते थे, डिसीजन नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट, many powers of central governments have been given to state governments of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government। तो ज़्यादातर जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, वो राज्य सरकार को भी दिया गया था। काउंट्री के दो जो क्षेत्र थे, जो क्षेत्र में जो स्टेट्स थे, राज्य थे बेल्जियम का, ठीक है, जैसे कि फ्लेमिश रीजन आप लोगों को पता है ना, वलोवोनिया रीजन। आप लोग शुरू में हम लोग ये पढ़े थे कि जो बेल्जियम का कम्युनिटी का जो सिस्टम है उसमें देखा जाए तो वलोनिया रीजन है ना, जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40% थे। फ्लेमिश रीजन जहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल 59% थे, है ना। तो ये जो टू स्टेट्स कहा गया, टू रीजन्स ऑफ द कंट्री कहा गया है, यही फ्लेमिश रीजन और वॉलोनिया रीजन को कहा गया है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो वहाँ पर उन राज्यों में क्या किया गया, पावर शेयर किया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर राज्य को भी दिया। तो द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बेल्जियम में ये सिस्टम बना कि जो राज्य सरकारें होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के अधीन में, सबऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर अधीन है, अधीन में कार्य नहीं करेगा। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because
द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड मॉडल ऑफ बेल्जियम। अब देखिए ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, जो कैपिटल है राजधानी है बेल्जियम का, तो वहाँ पर ठीक उल्टा था। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहाँ पर मेजोरिटी में था और डच स्पीकिंग पीपल वहाँ पर माइनॉरिटी में था। और पूरे बेल्जियम का बात करें तो डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में। बट ब्रुसेल में ठीक उल्टा है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में है और डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है। तो ब्रुसेल का अपना ही एक अलग सा गवर्नमेंट वहाँ पर है, बनाया गया, जिसमें दोनों ही फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी का जो प्रतिनिधित्व होता है ना, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या होगा, बराबर, वहाँ पर बराबर किया गया। अब ये जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों स्वीकार किया ये चीज़ कि दोनों ही तरफ का रिप्रेजेंटेटिव्स बराबर होगा। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपलों ने फ्रेंच स्पीकिंग समुदाय ने ये स्वीकार किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो भी मिनिस्टर्स होगा वो दोनों ही पक्ष का दोनों ही समुदाय का इक्वल होगा। तो डच स्पीकिंग पीपल ने ये चीज़ क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। तो इसीलिए ब्रुसेल में भी फ्रेंच स्पीकिंग जो मेजोरिटी में है उसने भी क्या किया था, उन लोगों ने भी ये चीज़ को माना, यानी कि स्वीकार किया गया। ठीक है, सो नेक्स्ट, ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. तो फोर्थ मॉडल ये था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को छोड़ के, वहाँ पर तीसरा प्रकार के यानी कि थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर है। ठीक है, और जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है ना, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, देन आफ्टर थर्ड में पंचायती राज है ना, म्यूनिसिपैलिटी आते हैं। उसी तरह बेल्जियम में भी थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट था, जिस गवर्नमेंट को कहा जाता था कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक गवर्नमेंट यानी कि सरकार। ठीक है, उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो भी लीडर्स, चेयरमैन हो या कोई भी लीडर्स हो, इलेक्ट होते थे। तो कोई भी लैंग्वेजेस कम्युनिटी का, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का हो, चाहे डच स्पीकिंग कम्युनिटी का हो, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी का हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज कम्युनिटी का एक को इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, चूज़ किया जाता था, चुना जाता था। और इसमें वो कौन सा रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वॉलोनिया रीजन में रहते हैं, या कोई भी रीजन में रहते हैं बेल्जियम के अंदर, कोई भी क्षेत्र में रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो डच स्पीकिंग पीपल हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग पीपल हो। तो ये गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर ये था कि वो अपने जो कल्चर होते हैं, है ना, परंपरा, एजुकेशनल, शैक्षिक एंड लैंग्वेज यानी कि भाषा का जो भी उससे संबंधित जो भी मामला होता था उसका देख रेख, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट करता था। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट करता है, यानी कि कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज का जितना भी मामला होता है वो हैंडल कौन करता है, उसका पावर किसको दिया गया है बेल्जियम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. It indeed is very complicated even for people living in Belgium, but this arrangement have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible divisions of the country on linguistic lines. So हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे, देखो जो बेल्जियम का ये जो आदर्श था, ये लॉज वगैरह, नियम वगैरह बनाया गया था, ये हम लोगों को
बहुत ही क्या लगेगा, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, है ना, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जटिल लगेगा। सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, जो बेल्जियम का लोग है, जो बेल्जियम में रहते हैं, उन लोगों को भी ये जो मॉडल ऑफ बेल्जियम है, ये जितने भी एलिमेंट्स है, ये लॉज वगैरह जो बनाया गया है, वो उन लोगों के लिए भी बहुत ही क्या है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। मगर ये जटिल तो है, बट इस प्रकार की जो व्यवस्था वहाँ पर बनाया गया, इसने क्या किया, बहुत ही अच्छा वर्क किया, काम किया देश के अंदर, ठीक है, शांति बहाल किया, यूनिटी, देश के अंदर यूनिटी बनाए रखा इस अरेंजमेंट से। तो इससे क्या हुआ, और कि जो लोग हैं, जो कि मेजर कम्युनिटीज़ वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग समुदाय के जो लोग हैं, मेजर कम्युनिटीज़ हैं, ये 2 मेजर कम्युनिटीज़ है ना। तो वहाँ पर जो नागरिकों के अंदर, लोगों के अंदर जो स्ट्राइफ यानी कि विवाद है ना, विवाद को रोकने में ये जो मॉडल है, शायद ये मॉडल कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी इसने क्या किया, उसको रोका, एवॉइड किया, ठीक है। तो अगर ऐसा मॉडल नहीं बनाते बेल्जियम, तो हो सकता था जैसे श्रीलंका में हुआ उसी तरीके से लिंग्विस्टिक लाइन के आधार पे, यानी कि भाषिक क्षेत्र के आधार पे ब्रुसेल भी बढ़ सकते थे। यानी कि एक जैसे कि ब्रुसेल नहीं, बेल्जियम तो जो देश है वो भी डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ है, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान बनाया गया है ना, और एक पाकिस्तान बनाया गया, मुस्लिमों का देश बनाया गया है कि नहीं। तो उसी तरीके से बेल्जियम का भी अगर इस तरीके के एकोमोडेशन अरेंजमेंट अगर नहीं बनाया गया होता, इसका कानून वगैरह नहीं बनाया गया होता, तो भाषा के आधार पे देश बंटने का संभावना था, क्योंकि एक तरफ डच स्पीकिंग पीपल का क्षेत्र था और दूसरी तरफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का क्षेत्र था, तो वो 2 देश में यानी कि विभाजित हो जाता एक देश, है ना। तो when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। जब बहुत सारे यूरोप के देश एक साथ में आए एक यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, यूरोपियन संघ बनाने के लिए, ठीक है, तब यूरोप के देशों ने क्या किया, ब्रुसेल जो है बेल्जियम का कैपिटल, उसको हेडक्वार्टर्स के रूप में चुना गया था, ठीक है, यानी कि चुना गया था, कहने का मतलब मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय जो होता है, हेडक्वार्टर्स जो होता है, वो ब्रुसेल को चूज किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये जो बेल्जियम का और श्रीलंका का हम लोगों ने कहानी पढ़ा, उससे हम लोगों ने क्या जाना, क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेसीज, येट दे डिल्ट विथ द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों देश डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों ही देश प्रजातंत्र देश है, मगर अब तक यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा कि इसमें सवाल ये है पावर शेयरिंग किस तरीके से डिफरेंट वे से, अलग अलग तरीके से जो पावर का शेयर किया, सत्ता के साझेदारी किया, है ना, किस तरीके से उन 2 देशों ने निपटा, डेल्ट किया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। तो बेल्जियम में बेल्जियन लीडर्सों ने ये जाना कि देश का एकता, देश का प्रभुत्व तभी संभव है जब लोगों का फीलिंग्स को, भावनाओं को, लोगों का जो इच्छा है, इंटरेस्ट होगा, है ना, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ का क्यों ना हो, या कोई भी क्षेत्र के लोगों का जो परंपरा है, कल्चर है, फीलिंग्स है, इंटरेस्ट है, उसको जब हम कदर करेंगे तभी देश में एकता बहाल होगा। तो बेल्जियम में बेल्जियम लीडर्सों ने ये चीज़ को रियलाइज किया, तब बेल्जियन मॉडल बना, है ना। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for power sharing। तो ऐसा जो सोच है ना, जो बेल्जियन लीडरों ने ऐसा रियलाइजेशन किया, ऐसा सोच के कार्य किया, अरेंजमेंट बनाया गया, तो उसका परिणाम क्या आया, पारस्परिक रूप से
दोनों ही कम्युनिटीज़ का, मेजर कम्युनिटीज़ का लोगों ने स्वीकार किया इस व्यवस्था को, और दोनों ही कम्युनिटीज़ में इक्वली पावर को शेयर किया गया, तब जाकर बेल्जियम में यूनिटी बना, है ना। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो श्रीलंका ने हम लोगों को ये बताया, ये हम लोगों ने देखा श्रीलंका में कि अगर देखा जाए तो वहाँ पर कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल हम लोगों को मिला, बहुत ही फ़र्क उदाहरण मिला हम लोगों को बेल्जियम से। श्रीलंका में क्या हुआ कि अगर एक बहुसंख्यक जो समुदाय होते हैं वो ज़बरदस्ती, है ना, किसी के ऊपर, बाकी जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर दबाव डालते हैं, डोमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करते हैं, या पावर को शेयर नहीं करते, पावर शेयर करने से इनकार कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द काउंट्री। इससे देश का जो एकता है, देश का जो अखंडता है, जो प्रभुत्व है, वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो सकता है। तो ये हम लोगों ने श्रीलंका में जिस तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रूल किया, उससे हम लोगों को ये समझ में आया कि जब पावर का शेयर नहीं किया जाता है तो देश के अंदर, देश का जो यूनिटी होता है वो कमज़ोर हो सकता है और हो जाता है। सो थैंक यू क्लास, दिस मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।